And now, in a short while from now, they will proceed to the forecourt Rashtrapati Bhavan, where Srimati Murmu will inspect the Guard of Honor. A day for ceremony and protocol, a day for transition. भारत के राष्ट्रपति के पद को भरने के लिए संविधान तथा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम 1952 के उपबंधों और तदधीन बनाए गए नियमों और आदेशों के अनुसार निर्वाचन करा लिया गया है तथा परिणाम घोषित कर दिया गया है। मैं द्रौपदी मुर्मू ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं श्रद्धापूर्वक भारत के राष्ट्रपति के पद का कार्यपालन करूँगी सदा अपनी पूरी योग्यता से संविधान और विधि का परिरक्षण संरक्षण और प्रतिरक्षण करूँगी और मैं भारत की जनता की सेवा और कल्याण में निरत रहूँगी। तो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट एक्ट जो है वो है चार्टर एक्ट 1793। इस अधिनियम का पहला पॉइंट क्या है? इस अधिनियम के माध्यम से कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया तथा नियंत्रक मंडल के सदस्यों को भारतीय राजस्व से वेतन देने की व्यवस्था की गई। अब नियंत्रक मंडल बोले तो नियंत्रक मंडल किसको कहते हैं? बोर्ड ऑफ कंट्रोल। बोर्ड ऑफ कंट्रोल कब बना था? इससे पहले वाले एक्ट के पहले वाले एक्ट में 1784 के एक्ट में, और 1784 के एक्ट को क्या नाम दिया गया था? पिट्स इंडिया एक्ट। अब इसी का नेक्स्ट पॉइंट, ब्रिटिश भारतीय क्षेत्रों में लिखित विधियों द्वारा प्रशासन की नींव रखी गई तथा सभी कानूनों व विनियमों की व्याख्या का अधिकार न्यायालय को प्रदान किया गया। लिखित विधि, लिखित विधियों का मतलब क्या है कि जो भी लिखित में नियम और कानून रहेंगे उसी के द्वारा प्रशासन को चलाया जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो सभी कानूनों व विनियमों की व्याख्या का अधिकार न्यायालय को प्रदान किया गया। ये किस में था? चार्टर एक्ट 1793 में। अब नेक्स्ट जो एक्ट है उसमें भी चार्टर वर्ड लगा है। चार्टर एक्ट 1813। इस एक्ट के द्वारा भारत में कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त करके कुछ प्रतिबंधों के साथ सभी अंग्रेजों को भारत से व्यापार करने की छूट मिल गई, किंतु कंपनी का चाय एवं चीन के साथ व्यापार पर एकाधिकार बना रहा। मतलब इसका ये है कि तो फ्रेंड्स 1793 का जो चार्टर एक्ट था उसमें हमने पढ़े थे कि कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। मतलब कि कंपनी 20 साल तक और भारत में व्यापार कर सकती है। अब जो अगला एक्ट आया था 1813 का, आप देखिए इसमें अंतर कितना है? 20 वर्षों का। 20 वर्ष के बाद इस एक्ट में क्या कहा गया
कंपनी के भारत के साथ व्यापार करने के एकाधिकार को छीन लिया गया। मतलब कि कंपनी अब भारत में व्यापार नहीं कर सकती, किंतु इसमें भी कुछ छूट दी गई थी कि चीन के साथ व्यापार एवं पूर्वी देशों के साथ चाय के व्यापार के संबंध में 20 वर्षों के लिए कंपनी के एकाधिकार बढ़ा दिए गए। मतलब कि कंपनी को सिर्फ चाय के व्यापार और चीन से जो भी सामान बुलाते हैं उसके लिए व्यापार करने की अनुमति और 20 वर्षों तक के लिए दे दी गई थी। और 20 वर्ष बोलें तो 1813 से 1833 तक कंपनी और व्यापार कर सकती थी भारत में। और इसी में कुछ सीमाओं के अधीन सभी ब्रिटिश अंग्रेज जो थे वो भी भारत में व्यापार कर सकते थे, तो उन्हें भी इसमें छूट दी गई थी। ओके फ्रेंड्स, इस एक्ट का सेकंड पॉइंट ये है कि भारतीय राजस्व से व्यय करने के लिए नियम एवं पद्धतियाँ बनाई गई। इस चार्टर ने कलकत्ता, बम्बई और मद्रास की सरकारों द्वारा बनाई गई विधियों का ब्रिटिश संसद द्वारा अनुमोदन किया जाना अनिवार्य बना दिया और ब्रिटिश संसद की अनुमति के बिना ये विधियाँ लागू नहीं की जा सकती थी। इसको हम लोग शॉर्टकट में समझेंगे तो एक ही लाइन का है ये कि भारतीय राजस्व से व्यय करने के लिए नियम और पद्धतियाँ बनाई गई। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट है कंपनी को गवर्नर जनरल, गवर्नर तथा प्रधान सेनापतियों को नियुक्त करने का अधिकार दिया गया। यहाँ कंपनी का मतलब क्या है? ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो ही गवर्नर जनरल नियुक्त करेगी, गवर्नर को भी नियुक्त करेगी और प्रधान सेनापति को नियुक्त करने का अधिकार दिया गया किसको? कंपनी को। इसके लिए ब्रिटिश क्राउन की स्वीकृति अनिवार्य थी। ब्रिटिश क्राउन मतलब ब्रिटेन की महारानी या सम्राट। कंपनी को पुनः अगले 20 वर्षों के लिए भारतीय प्रदेशों एवं राजस्व पर नियंत्रण का अधिकार दे दिया गया। मतलब भारत के जितने भी प्रदेश हैं, मतलब भारत में जितने भी राज्य हैं, उनमें पूरे राजस्व का नियंत्रण कौन करेगा? कंपनी करेगी। किंतु यह स्पष्ट कर दिया गया कि इससे इन प्रदेशों पर क्राउन के प्रभुत्व कर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब नेक्स्ट पॉइंट इसका, इस एक्ट में भारत में शिक्षा के प्रसार के लिए 1 लाख रुपए की वार्षिक धनराशि के व्यय का प्रावधान किया गया। 1 लाख रुपए की वार्षिक धनराशि का प्रावधान किया गया। इस समय जो गवर्नर जनरल कौन था 1813 में? वो थे लॉर्ड हेस्टिंग्स, जो 1813 से लेकर 1823 तक भारत के गवर्नर जनरल के रूप में रहे। तो हम लोग पूरा जब गवर्नर जनरल वाला टॉपिक पढ़ेंगे उसमें ये कौन से गवर्नर का सन क्या था, कौन कब से कब तक रहा, ये सब पढ़ेंगे। इसी में एक नेक्स्ट पॉइंट है, भारत में ईसाई मिशनरियों को धर्म प्रचार की अनुमति दी गई थी। ओके फ्रेंड्स, तो ये इतना जो पॉइंट हैं ये कौन से एक्ट के हैं? 1813 के। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, चार्टर एक्ट 1793 और चार्टर एक्ट 1813। इसके बाद का जो एक्ट है वो है 1833 का चार्टर अधिनियम। तो ये बहुत बड़ा एक्ट है, इसे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही।